So, दोस्तों, we have a very very special guest today in our GT Log podcast. हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट गौरव शोरे. गौरव, welcome to our podcast. Thank you. गौरव भाई has done great work in this domain. Almost 200 बिल्डिंग्स में काम किया है. 30,000 से भी ज़्यादा बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है अबाउट द पैसिव आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग्स, और सो मैनी बेनिफिशरीज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सिटीज़, फर्स्ट ईयर सिटीज़ में लोग जो आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में इन्वॉल्व हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, वो इनसे ज्ञान अर्जित कर चुके हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन गौरव भाई ये है कि एक पैसिव आर्किटेक्चर जिसको हम सब लोग बहुत सालों से इंडिया में देखते रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रही है, उसको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में थोड़ा एक सा एक्सप्लेन करिए कि क्या है और क्यों हम लोग इससे दूर भागते जा रहे हैं और कैसे इसको और ला सकते हैं वापस. सबसे पहले थैंक यू अनुराग. एक तो जीटी लॉग के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा जिसपे लोग अपने व्यूज अभिव्यक्त कर सकें, और सेकेंडली ऑफ कोर्स फॉर इनवाइटिंग मी. तो पैसिव आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने का तरीका जो मैंने शायद 2006-07 में ही फिगर आउट थोड़ा किया था हाथ पैर मार के, कि एक ये आइडिया दैट बिल्डिंग्स एज अ थर्ड स्किन, कि हमारी एक तीसरी परत है. एक तरीके से देखा जाए तो एक हमारी खाल है, और हमारी दूसरी स्किन हमारे कपड़े हैं, और हमारी तीसरी स्किन हमारी बिल्डिंग्स हैं जो हमारे को कवर करती है. बिल्कुल सही. तो जिस तरीके से हम अपने शरीर को ढालते हैं कपड़ों में, और वातावरण अनुसार, ऋतु अनुसार बदलते रहते हैं कपड़े, तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि हाँ, जिस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग्स को बनाते हैं, पैसिव का अर्थ यही है कि किस हद तक हम लोग उस परत को ऐसा डिजाइन करें कि ऊर्जा की खपत कम से कम हो, और वो कुदरती तौर से गर्मियों में ठंडी रह सके, सर्दियों में गर्म रह सके, और मटेरियल्स भी हम ऐसे यूज करें जो कुदरत से ही लिए हों और वापस कुदरत में वापस विलीन हो सकें. राइट. और मुझे लगता है कि पैसिव के सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे को भारत के ग्रामीण इलाकों में और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं. क्यों हम इस सब से दूर जाए जा रहे हैं और ये वापस कैसे लाया जाए, जो आपने पूछा, तो दूर तो जा रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी स्कूल यूनिफॉर्म कोट और टाई है, और बचपन से हमारे को जो पढ़ाया गया है कि चाहे गर्मी में आप अंदर सड़ रहे हो लेकिन आपको कोट और टाई पहनना ही है, और जूते मोजे के साथ पहनने ही है. बिल्कुल. तो ये सारी चीजें हमारे को डिस्कनेक्ट कर देती हैं एक तरीके से जो हमारा रिश्ता है प्राकृतिक वातावरण के साथ, और हमारी जो तीसरी परत के साथ, क्योंकि दूसरी परत के साथ भी डिस्कनेक्टेड है. पता ही है कि भैया अनकंफर्टेबल ही रहना है. तो हमारी लाइफस्टाइल जो है, वो जो चेंजेस लाइफस्टाइल में हो रहे हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. मुझे लगता है लाइफस्टाइल एक नतीजा है. लाइफस्टाइल तो आप धीरे धीरे करके समझते हैं कि लाइफस्टाइल होता क्या है, और उसको आप अपनाना शुरू करते हैं. जब थोड़ा बहुत, मतलब 12वीं से निकले, कॉलेज में आए, तो पता लगा कि भैया लाइफस्टाइल होता क्या है. और मुझे ये भी लगता है काफी हद तक कि जब मोदी जी ने जब घोषणा करी थी मिशन लाइफ की, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो काफी हद तक लोग लाइफ और स्टाइल को कोलैप्स कर देते हैं. जबकि लाइफस्टाइल एक दैनिक दिनचर्या जो आपकी है उसको लेके ज्यादा है, और स्टाइल से लेके कम. जहां पे स्टाइल आ जाता है, लोगों को लगता है कि भैया स्टाइल मतलब कि फैशन, राइट. जबकि लाइफस्टाइल का फैशन से कम लेना देना हो सकता है अगर सस्टेनेबिलिटी लेंस से देखा जाए तो यू आर राइट कि लाइफस्टाइल का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें. और सामूहिक लाइफस्टाइल अगर देखी जाए ना, कि अच्छा पूरा शहर कैसे बिहेव करता है, कलेक्टिव बिहेवियर कैसे, कम्युनिटी लेवल पे, तो फिर इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं. तो लाइफस्टाइल एक बहुत अहम है भाग इसका. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. मतलब इन जनरल जैसे हम लोग राजस्थान में जाते हैं या साउथ में जाते हैं, या हम नॉर्दर्न पार्ट कंट्री में हैं या नॉर्थ ईस्ट में हैं, लोगों का जैसा वेशभूषा है या जैसा पहनावा है, उसी हिसाब से उनकी जो थर्मल कंफर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से ड्राइव होती है, और जैसा कंफर्ट वो महसूस करते हैं उस हिसाब से बिल्डिंग्स में चाहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स का रोल तो है ही है टू मेक इट हैबिटेबल. और इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो लाइफस्टाइल से गवर्न तो ही हैं उस हिसाब से. बट ये पैशन आप में आया कैसे? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड बताइए कि मतलब कॉलेज, फैमिली, कहाँ से ये एकदम से इतनी आग जो है वो पैसिव आर्किटेक्चर की लगी कैसे? देखिए, बैकग्राउंड के तरीके से अगर देखा जाए तो शायद मेरा ट्रेनिंग, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग जो मुझे मिली वो इस माध्यम से मिली कि पिताजी फौज में थे.
अच्छा। और फौज में होता क्या है कि हर 1 साल में उनका तबादला हो जाता था। वो इन्फेंट्री में थे और स्ट्रैटेजी में काफी अच्छे थे। तो जहाँ पे थोड़ी बहुत मुठभेड़ हुई, जहाँ पे कहीं कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उनको स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में पोस्ट कर दिया जाता था। अब उसका हमारे पे इम्पैक्ट क्या होता था कि भैया बोरी बिस्तरा बांध दो और निकलो और पैक करो उसको, फिर देश के किसी दूसरे कोने में जाओ, फिर वहां पे अनपैक करो। लेकिन उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो ये था कि घर बदलते रहते थे, लोगों को देखते थे तो पता लगता था कि अच्छा यहाँ की वेशभूषा अलग है, यहाँ का खाना पीना अलग है। और उस टाइम पे अनुराग होता क्या था ना कि जैसे कंफर्ट जिस तरीके से आज हमारे पास उपलब्ध है वैसा होता नहीं था। जैसे मुझे याद है, हम लोग जोधपुर में, हमारी पोस्टिंग हुई पिताजी की, और जोधपुर के घर में 6-6 घंटे बिजली नहीं होती थी, और घर बनते हैं वहां पे पत्थर के, राइट? हाँ। तो अंदर इतनी गर्मी हो जाती थी, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, अपनी सहनशीलता बढ़ाने का ही एक चारा था। और सहनशीलता आप एक हद तक बढ़ा सकते हो, उसके बाद आपको लोकल लोगों को पूछना पड़ता है कि प्रभु जी आप क्या करते हो। तो फिर वो बताते हैं कि हम तो जी बहुत अच्छी मिर्ची डालते हैं अपने खाने में, और छाछ पीते हैं, और जो हमारा न्यूट्रिशन आता है, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई इलाका है तो ऐसा नहीं है कि हम सब्जी फल उगा लें खूब सारी, तो केर सांगरी जैसी सब्जी खाते हैं, और जो बल्क ऑफ जो न्यूट्रिशन आता है वो अपनी जौ की रोटी या बाजरे की रोटी से आता है। तो वो खा के देखिए, फिर पता लगता है यार ये तो कुदरती ठंडक पहुंचा देता है बॉडी को। तो वो देखते 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 अलग अलग एरियाज में ट्रैवल करके, उदाहरण के तौर पे मतलब 9वीं कक्षा तक जब मैं पहुंचा था तो मैं 11 स्कूल बदल चुका था ऑल ओवर इंडिया, और किसी भी स्कूल से बाहर फेंका नहीं गया था। तो वॉलंटरी था। तो वो एक्सपोजर के थ्रू मुझे लगा कि एक आइडिया बैठ गया कि ऐसा हो सकता है, अगर देखा जाए तो पैसिव मीन्स से आप कंफर्ट अचीव कर सकते हैं। वहीं से एक दिशा मिली, और अंदर की आग तो मेरे को लगता है कि टेरी में काफी हद तक जब काम किया, तो आसपास के लोग भी ऐसे मिले जिनमें अंदर की आग बहुत थी कि देश के लिए कुछ करना है। और मुझे याद है डॉक्टर पचौरी के साथ जब इंटरव्यू भी हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि गौरव देखिए, शायद हम आपको पगार उतनी ना दे सकें जितनी कोई कॉर्पोरेट दे पाए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे सभी लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। तो वो हमेशा एक ड्राइविंग मोटिवेटिंग फोर्स था, जो शायद पिताजी और दादाजी भी फौज में थे, तो उनका भी एक वो था कि हाँ जो करना है वो देश के लिए करना है। वेरी नाइस, वो आग रह गई। बढ़िया है। तो मतलब इस आग पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। मतलब जो पैसिव आर्किटेक्चर कंपोनेंट है, मतलब उसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के बिल्डिंग्स बनती हैं, और सैकड़ों सालों पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं और मॉडर्न बिल्डिंग भी हैं। गांव या सेमी अर्बन लोकेशन भी आते हैं तो अलग तरीके की बिल्डिंग्स हैं, और शहरों में आते अलग तरह की बिल्डिंग्स हैं। सर्टेनली डिजाइन एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंजीनियरिंग अलग अलग होगी, बट ओवरऑल सबको एक तरीके का माहौल मिलता है, एक हैबिटेबल स्पेस मिलता है, और लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मतलब बेसिक इंटेंट तो यही है। तो इन जनरल अगर हमें इस तरह के जितने भी वैरायटी है, अगर उसमें हम पैसिव की बात करें, तो क्या क्या चीज़ों का हमें मेन ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग जो टिपिकल डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हैं, आर्किटेक्ट्स को ये चीज़ें एक उनके जो एजुकेशन करिकुलम है उसमें सिखाया भी जाता है। उनमें क्लाइमेटोलॉजी करके जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसमें ये चीज़ आती भी है। उसके बाद भी उसका जो मास्टर्स डिग्री कोर्सेज हैं वो भी बहुत स्पेसिफाई करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। बट बहुत सारी बिल्डिंग्स अगर आप देखें, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ईयर सिटीज, शायद वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, या बनाने का प्रेशर रहता है। इसी कारण से जितना टाइम, एफर्ट या इंटीग्रेसीज या डिटेलिंग की जरूरत रहती है वो शायद नहीं लगाते हैं। बट अगर लगाना हो तो क्या क्या मेन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? कुछ स्पेसिफिक मे बी 2-4 पॉइंट्स की नॉर्मल डिज़ाइन है उसको हम लोग बिल्डिंग को अगर हमें कंफर्ट करना है, या थर्मल कंफर्ट लाना है, उसमें थर्मल हो गया, विजुअल हो गया, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? मे बी 4-5 बेसिक पॉइंट्स फॉर द आर्किटेक्ट्स। इसका मैं उत्तर सोच रहा था जैसे आप प्रश्न पूछ रहे थे, मैं कहा इसका उत्तर बहुत विस्तारित है। हाँ, और मैं थोड़ा हट के इसका आंसर देना चाहूंगा। पूरा समय है, हमें लगता है कि फोकस जो है मतलब इसी चीज पे है कि ताकि जो लोग इस पॉडकास्ट को देखें उससे कुछ टेक अवे भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैंथरों पे आने से पहले मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करना चाहूंगा कि अगर आप देखें ना तो हमारी स्कूल की जो शिक्षा हमें मिलती है उसमें तुलना बहुत होती है कि भाई अगर आप फर्स्ट आ रहे हैं तो कुर्सी ना जाए, राइट?
अगर फर्स्ट नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, हाँ, राइट? पड़ोसी के बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू नो, इत्यादि। मतलब हमारे साथ इतना ये नहीं हुआ, बट ऑफ कोर्स वो कंपैरिजन और एक वो था कि नहीं, अभी आप ना जैसे भी हो संपूर्ण नहीं हो, हाँ, आप में कुछ तो कमी है, राइट? और आप जो भी दर्जा हासिल कर लो तब भी आपके पास कुछ तो कमी बची होगी, करेक्ट, राइट? अब ये जो बात जहन में बैठ जाती है एक बार, तो आपके पेट में कभी हमेशा ही ये गुदगुदी हो रही होती है कि यार जो कुछ भी है वो ठीक नहीं है, राइट? और मुझे लगता है कि उस गुदी गुदी की जो नतीजा है वो है जो कांच के डब्बे बना रहे हैं हम आजकल। हाँ, क्योंकि अगर मैं पैसिव तरीके से कोई बिल्डिंग बनाना चाहूँ, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे मैं धूप में खड़े होता हूँ, मैं कभी भी अपनी आंखें सूरज की तरफ करके नहीं खड़ी होता, एंड आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल, राइट? सो विंडोज आर द आईज ऑफ द बिल्डिंग, राइट? तो आप कोशिश करेंगे कि अपना ओरिएंटेशन ऐसे करें कि आपका जो पतला वाला भाग है वो धूप की तरफ हो, आपकी आंखें धूप से थोड़ी हटी हुई हों, राइट? अगर धूप ज्यादा तेज है तो आप अपनी आंखों को ढक लेंगे, शेड कर लेंगे, राइट? तो आप अपनी विंडोज को वही जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप शेड करेंगे, राइट? और जितना इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे उतना आपके शेडिंग डिवाइसेस थोड़े और लंबे होते जाएंगे, या आप उसका एंगल एडजस्ट कर लेंगे। बहुत ही मानवीय तुलना कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि भाई साहब, आप इतने एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम हैं, आप जब गाड़ी में जा रहे होते हैं और धूप आपकी आंखों में चलती है तो आप उसी समय अपने शेड को एडजस्ट कर लेते हैं, करेक्ट? और एडजस्ट ऐसा करते हैं कि बाहर से कोई अंदर देखे तो यहाँ पे धूप पड़ रही होगी, यहाँ धूप नहीं पड़ रही होगी, राइट? तो आपने बड़ा कमाल का क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, शेड क्रिएट कर लिया आपने, और 2 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करके आपने डिटरमिन कर लिया कि आपको कितने छांव की जरूरत है, राइट? फिर जहां तक हो सके आप पूरा का पूरा कांच की बिल्डिंग ना बनाएं, उसमें सॉलिड सर्फेसेस भी होनी चाहिए, और जैसे हमारा ECBC कोड बोलता है कि भैया 40% को मत क्रॉस करो, 40% क्रॉस मत करो। अब उसमें भी जब हम लोगों को बताते हैं कि यार 40% कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमारे 1970, 80, 90 जितने भी अपने गवर्नमेंट फ्लैट्स बनते थे, 900 का सिल होता था, 2100 की लिंटल होती थी, राइट? अब उसको मैं अगर एक दीवार के एक कोने से दूसरे कोने में खींचूं फिर 40% बनता है। लेकिन हमारी तो खिड़कियां होती हैं, बीच में कॉलम्स आते हैं, राइट? ये सारी चीजें आती हैं, तो 40% से कम तो अपने आप ही हो जाता है, डुएबल है, मतलब बहुत आसानी से डुएबल है। ये मैं रेजिडेंशियल टाइपोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल में फिर वही कि तुलना आ जाती है कि क्लाइंट बोलता है नहीं भैया ये तो नहीं जचेगा, यू नो, तो क्लाइंट के दिमाग में ये कहाँ से आया कि ये नहीं जचेगा, कि भैया नहीं, मैं तो पिछली छुट्टी में न्यूयॉर्क गया था, राइट? लेकिन ये नहीं सोचा मैंने कि न्यूयॉर्क का वातावरण अलग है। न्यूयॉर्क एक ऐसे देश में है जहाँ पे 9 महीने ठंडी होती है, हाँ, मतलब वहाँ पे 9 महीने गर्मी होती है, रोल अलग है वहाँ, बिल्कुल अलग है वहाँ पे रोल, राइट? सो मुझे लगता है कि अगर पैसिव डिजाइन के एंगल से इंटरवेंशन करना हो किसी आर्किटेक्ट को, किसी इंजीनियर को, तो सबसे पहले तुलना छोड़नी पड़ेगी। ठीक बात है। कान और आंखें खोल के सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पूर्वज क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बाबा जी के सामने जाके बैठ जाओ, वो भी बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पूर्वज हमारे को इनडायरेक्टली बोलते हैं। जब आप कोई लोकल बिल्डिंग देखते हैं तो पूर्वज आपसे बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखिए इससे ज्यादा खिड़की बनाने की हमारे को आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको क्यों? हमारे को सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कंट्रोल ऐसे किया हमने, राइट? इतना ही बिल्डिंग बनाया, फैला के नहीं बनाया, या बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर दिया, राइट? तो आप क्यों, राइट? तो मुझे लगता है कि कानों को और आंखों को खोल पाना, अपने लिटरली अपने स्किन को खोल पाना, जाके धूप में खड़े होइए, महसूस करिए कितनी गर्मी है, महसूस करिए कितनी सर्दी है, और फिर सोचिए कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब आपकी बिल्डिंग को कैसे बनना चाहिए, राइट? तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं ये मयमतम नाम का एक टेक्स्ट पढ़ रहा था वास्तुशास्त्र में, और वो कह रहे थे कि भैया साइट सर्वे होता है हमारा, है ना, मयमतम, इट्स अ वेरी फेमस वास्तु टेक्स्ट। तो उसमें वो कहते हैं कि साइट एनालिसिस जब आप करते हैं, तो अब तो भाई हम साइट एनालिसिस करते हैं एंड्रू मार्श टूल पे लेकिन वो कह रहे थे कि साइट एनालिसिस होता है आप स्वयं साइट पे जाएं, 1 साल का समय साइट पे काटें, जहां आप एक डंडी डालेंगे, शैडो रेंज स्टडी करेंगे उस स्टिक की, जाके साइट पे सोएंगे, देखेंगे कि आपके सपने कैसे आ रहे हैं, डिस्टर्ब्ड आ रहे हैं कि नॉर्मल आ रहे हैं, राइट? बिकॉज वी आर मैग्नेटिक बीइंग्स,
हमारे शरीर में आयरन है, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, राइट, बट कुछ पूर्वजों ने कुछ सोच के बोला कि भैया नॉर्थ के साइड पे सर मत करो, शिव जी की जो पूरी कहानी है। तो कहते हैं कि देखो बेरिंग कैपेसिटी स्टडी करनी है तो एक खड्डा खोदो, उसमें पानी भर दो और रातों रात वहां पे सो जाओ। अगर पानी नीचे चला गया तो वहां पे कंस्ट्रक्ट मत करो, क्योंकि हाँ बिल्कुल ऐसा बताया गया, लेवल अप्रोप्रिएट, क्ले लेवल अप्रोप्रिएट नहीं है सॉइल में। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आप डिस्ट्रक्टिव तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि आधुनिक इंजीनियरिंग करती है, हम लोग टेस्टिंग के मेथड, टेस्टिंग के मेथड हो गए, ज्यादातर मेथड डिस्ट्रक्टिव होते हैं, या आप उनको एक कंस्ट्रक्टिव वे से भी कर सकते हो जो हमारे पूर्वजों ने लिख के हमारे को दिया हुआ है, राइट। और मुझे याद है कि एक वंगारी मथाई नाम की एक नोबेल लॉरिएट लेडी हैं, वो इंडिया एक बार आई थी, तो मैं उनको टेरी का रिट्रीट बिल्डिंग अफ्रीकन दिखा रहा था, वुमेन है, अफ्रीकन वुमेन है। तो उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि गौरव, आपके देश में और आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आपका ज्ञान लिखित है, जबकि अफ्रीका में जब अंग्रेजी एजुकेशन आई तो क्योंकि सारा ज्ञान श्रुति था, वो कनेक्शन टूट गया, रिटेन नहीं कर पाया। तो कहते हैं अब हमारे को वो वापस लाना कठिन है, लेकिन यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है, राइट। तो शी वाज वन ऑफ द पीपल हु इंस्पायर्ड मी टुवर्ड्स स्वराज, जिसने बोला कि आप इसको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि इससे पूरे देश का क्या पूरी दुनिया का फायदा होगा। आबादी इतनी ज्यादा है, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, सही बात कही है ना, बिल्कुल सही बात कही। तो मुझे लगता है ये सारा कुछ कनेक्टेड है। इतना विस्तारित आंसर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पैसिव आर्किटेक्चर एक नतीजा है, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा नतीजा उस चीज का है कि आपकी बाकी जीवन में विचारधारा क्या है उसका नतीजा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मतलब वो जीवन शैली जैसी है उसके बेसिस पे ही आप डिफाइन करते हैं कि आपको कैसा घर चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बट अगर हम ओवरऑल अगर ये बोले कि जैसे कितनी विंडो का साइज है, उसका ओपनेबल है कि नहीं है, और वेंटिलेशन कहाँ से है, और कितना ऊपर है कितना नीचे है ना, सर्टेनली अगर हम ओरिएंटेशन देख लें या 4-5 चीजें देख लें, अपने आप बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी मतलब इतना, मतलब 4-5 चीजें का मतलब है कि मतलब यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स, लिटरली ऑन वन हैंड, है ना। और फिर भी जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो उस तरह से नहीं बन पा रही हैं। इस तरह की उसमें क्या टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा रोल प्ले कर सकती है? जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे अभी यूट्यूब में, उन सब में बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस मिलते हैं कि पैरामीट्रिकरण हो करके नई बिल्डिंग्स आ रही हैं। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो सकता है क्या? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जहाँ पे हजारों आर्किटेक्ट्स निकल रहे हैं हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट से, हो सकता है कि मतलब ये स्पेसिफिकली उस तरह की उनकी एजुकेशन कंपोनेंट का पार्ट ना रहा हो, या बिकॉज ऑफ द अदर प्रैक्टिस जो हमारे यहाँ पे भी प्रैक्टिस में है, जो आर्किटेक्ट्स उनके लिए चीजों को जल्दी करने की जो आदत है, अगर उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले कर सकती है क्या? कि 5 पैरामीटर दिए और उस बेसिस पे मे बी सम सॉर्ट ऑफ मे बी ब्रॉड लेवल ऑफ एग्जांपल्स कि इसमें आपको इतने परसेंटेज ये 5 पैरामीटर जो है वो मीट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है ECBC ENS फॉर्मुलेशन में, और मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है उसके कई रेंजेस हैं, राइट। तो एक बहुत बेसिक रेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल ENS का जो RETV वैल्यू है, रेजिडेंशियल एनवेलप ट्रांसमिटेंस वैल्यू, अब उसको मैं हाथ से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और उसमें भी पैरामीटर्स आ जाते हैं, राइट। उसको मैं एक्सेल शीट में भी थोड़ा मैक्रो बना के थोड़ा ऑटोमेट कर सकता हूँ, तो मेरा एक पहला लेवल हो गया जहाँ पे मैं जल्दी से कैलकुलेशन करके क्लाइंट को बता दूं कि भैया अब यहाँ पे रुक जाओ, इससे ज्यादा खिड़की मत डालो, या ओरिएंटेशन को ऐसे चेंज मत करो, ओमेगा फैक्टर आ जाता है उसमें। अब यहीं पे अगर मैं इसको और थोड़ा गहराई में जाना चाहूँ तो फिर ऑफ कोर्स हमारे सिमुलेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अब सिमुलेशन प्रोग्राम भी जब हम लोग सिखाते हैं लोगों को, और सही बताया, अब मेरे को तो अब काउंट ही भूल गया, अब शायद 30-40 हज़ार प्रोफेशनल्स को तो ट्रेन कर ही लिया हमने ECBC गृह के तहत। तो लोगों को ये बता पाना कि सिमुलेशन एक मॉडल को कंप्यूटर में रन करके प्रिडिक्ट करने का जो गेम है वो एक छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी हो सकता है, जैसे PMD टूल हो गया कि आपको वो प्रिडिक्ट कर दे कि प्रिडिक्टेड मीन वोट कहाँ पे जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, सिंपल तरीके से अपने आंसर्स ढूंढ सकते हैं, या फिर इक्वेस्ट, डिजाइन बिल्डर, ट्रांजिस्ट जैसे सॉफ्टवेयर में भी डाल के। बिल्डिंग डिजाइन में ऑलरेडी इतने अनप्रेडिक्टेबल
पैरामीटर्स रहते हैं एब्सोल्युटली कि आप अगर सिमुलेशन टूल के थ्रू जो एक्यूरेसी लाने की बात करते हैं वो नहीं भी लाएं, विद द स्मॉलर टूल, सिंपलर टूल से भी अगर वो इनपुट्स लेकर के अपनी डिजाइन में यूज करें तो शायद बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बहुत वैल्यू ऐड हो सकती है। और मुझे लगता है कि जितने सिंपल टूल्स होते हैं ना वो आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस देते हैं, मोटे मोटे डिसीजंस, राइट। और जितने जो जैसे अब इक्वेस्ट हो गया, डिजाइन बिल्डर हो गया, ये जो बारीक ट्वीक्स होते हैं, राइट। अब इंसुलेशन का थिकनेस कितना होना चाहिए, इंटरवेंशंस हैं, मान लो ईसीएम्स हो गए, उसको तो उनको जज करने के लिए वो बेहतर है, बट दैट इज अ मच मोर एडवांस्ड काइंड ऑफ टूल। मतलब वो डिसीजन मेकिंग के लिए ठीक है, एब्सोल्युटली। आर्किटेक्ट्स के लिए जहां वो डिजाइन लेवल पे काम कर रहे हैं, जहां पे उनका कॉन्सेप्ट लेवल फ्रीज हो रहा है, शिमेटिक डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस तरह के जो सिंपल टूल है उसको यूज करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होता है, थोड़ा ना अपनी थिंकिंग भी सिस्टमैटिक हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक चीज मैंने नोटिस करी है कि हाँ, मेरे को वो पैरामीटर्स पैरेलली दिमाग में चलते रहते हैं, राइट। और फिर लोगों के साथ काम कर पाना, आर्किटेक्ट्स के साथ उनको बता पाना कि अच्छा ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको समझने के लिए भी लैंग्वेज समझ में आ सकती है। वेरी नाइस, बिल्कुल। वो एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है। वेरी नाइस। भाई जैसे कोड कंप्लायंस का आपने नाम लिया, कोड ECBC कोड हो गया, ENS हो गया, ग्रीन बिल्डिंग्स हो गए, आप इस एक्टिविटी से इतने सालों से जुड़े हुए हो, हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग या स्टेटस क्या है? आपको क्या लगता है एज एन आर्किटेक्ट जो इस सेक्टर में इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, क्या स्टेटस है? वेदर द स्टेटस इज अप टू द मार्क? आपको लगता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमें इसको थोड़ा सा पिवोट करना है, कुछ चेंज करना है? हम इसको कैसे इम्प्रूव करें कि अभी हो सकता है कि 100 में एक बिल्डिंग बन रही हो, 2 बिल्डिंग बन रही हो, हाउ वी कैन मेक इट एटलीस्ट टू 20-30% और 50% बिल्डिंग्स जो बन रही हैं वो एटलीस्ट, चाहे वो रेटिंग हो या ना हो, बट रेटिंग के पैमाने पे या जो भी वो लोग बात करते हैं मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, उसको फॉलो करते हुए बने। उसकी वैल्यू बहुत है। रेटिंग सर्टिफिकेशन एक सर्टेन रिक्वायरमेंट कई स्टेट्स में इंसेंटिव्स कारण भी हो सकती है, या कुछ एक जो डेवलपर्स हैं उनकी अपनी इंटरेस्ट और उसका पैशन के कारण भी हो सकती है। बट जो आर्किटेक्ट्स हैं, मतलब दे शुड ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग दोज स्पेसिफिक पैरामीटर्स और मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करने लगे तो शायद बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएं, बहुत तेजी से चीजें मूव कर जाएं। और वो कैसे हो सकता है? मतलब हाउ टू एक्सेलरेट दिस मार्केट? मुझे लगता है कि हम अपने आप से सच नहीं बोलते। ठीक बात है। आर्किटेक्ट्स अगर आप देखें तो उनको, जैसे आपने बोला, सेकेंड ईयर क्लाइमेटोलॉजी है, आजकल तो आर्किटेक्चरल करिकुलम में लिटरली ग्रीन डाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उनका नॉलेज नहीं है, राइट। स्टेट्स पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जो SDAs काम कर रहे हैं, अब TPAs आ गए हैं काफी स्टेट्स में। हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और आप सोचो मेरे को कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में, और TPA ने मेरी रिपोर्ट में नुक्स निकाल दिया। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब उस लेवल पे खड़ा हो गया है कि उन्होंने एक चेक्स और बैलेंस करके बोला कि अरे भैया तुम्हारा EPI रेशो सही है, तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन रेशो गलत है, कि वो मैच नहीं कर रहा। TPA मतलब थर्ड पार्टी असेसर्स, करेक्ट, राइट। एंड मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जोर है, तो कोई एग्जांपल लेके बताइए, तब शायद लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें ऐसा किया हो, TPA ने क्या बोला, कैसे मतलब उस इंटरवेंशन से प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड हुई। हाँ, तो वैल्यू ऐड पे मैं आता हूँ। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, और हमारे कॉलेज के कुछ दोस्त हैं, कार्तिक डोंडेटी एंड हिज वाइफ देवीश्री, और मेरी तरह जैसे मैं अपने क्लासमेट से शादी की मैंने, दीपांजलि, तो वो भी ऐसे ही SPA, वो कपल हैं कॉलेज के। तो उनके साथ मैं काम कर रहा था उनके एक प्रोजेक्ट पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बिल्डिंग है एक तिरुपति में, और उन्होंने बोला कि भाई आंध्र प्रदेश में तो कम से कम ECBC कंप्लायंस मैंडेटरी कर दी गई है। अगर आपका प्लॉट साइज 1000 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, वहां पे है, तो मैंडेटरी है। अब मैं काफी हैरान था ये सुन के, क्योंकि जहां तक मेरे को आइडिया था कि भैया डेजिग्नेटेड कंज्यूमर 100 किलोवाट के ऊपर लोड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। अब अगर मैं एक तरफ से देखूं तो स्टेट ने तो बहुत बढ़िया काम किया। स्टेट ने तो बोला कि नहीं, जैसे तैसे आपको एनर्जी एफिशिएंसी का बेसिक परफॉर्मेंस वैल्यू मीट करना है, राइट। उसके लिए आपको सिमुलेशन करना पड़ेगा, रिपोर्ट कायदे से बनवानी पड़ेगी। आपको पता है जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, उसका बेस केस बीट करना कोई आसान काम नहीं है। करेक्ट। कई लोग घोषित कर देते हैं, जैसे मुझे याद है मैं CPWD के लिए एक बार ट्रेनिंग कर रहा था और डायरेक्टर जनरल साहब ने बोल दिया आज से हम सारी बिल्डिंग्स
सुपर ईसीबीसी करेंगे। प्रभु जी प्रणाम, 1 मिनट ईसीबीसी कर दो, बहुत बड़ी बात है। सुपर ईसीबीसी की यू वैल्यूज अचीव करना कोई मुश्किल आसान काम नहीं है, खास करके ऑन ग्राउंड। अब ये जो लास्ट बात बोली ना मैंने, यहाँ पे गैप है। तो जो मैंने डिस्कवर किया है ओवर टाइम वो ये है कि ये रिपोर्ट्स बन जाती हैं, आर्किटेक्ट्स को रिपोर्ट मिल जाती हैं, रिपोर्ट जाके एसडीए में जमा हो जाती हैं, प्लान सैंक्शन हो जाते हैं, ऑन साइट कुछ नहीं होता। और यहाँ मुझे लगता है कि हमें अपने आप से सच बोलने की आवश्यकता है कि बिल्डर जो हवा भर के सांस ले रहा है वो वही हवा है जो मैं फेफड़े भर के सांस ले रहा हूँ, और जो मैं पानी पी रहा हूँ वो वही पानी है जो वो पी रहा है, और जो हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है, जो क्लाइमेट है, वो वही है। मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे को अब मेरे पास अब मैं डेवलपर बन गया हूं तो अब मेरी हवा पानी अलग है। ऐसा नहीं है। तो कहीं पे मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि दुनिया गोल है और ये प्रकृति वही है जिसमें हम सब एक साथ जी रहे हैं, और जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं वो हमारे बच्चों को इम्पैक्ट करेंगे। अभी तक मुझे लगता है कि हमने इस बात को दांव पे नहीं रखा कि जो हम काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमें अभी भी लग रहा है कि वो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, कंप्लायंस के लिए कर रहे हैं। ये तो एसडीए ने नया नाटक खड़ा कर दिया, अब टीपीए को पैसे देने पड़ेंगे। प्रभु आप ही के हित में यू नो, एसडीए का मतलब है स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी, करेक्ट, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो हमारे भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ पावर का उपक्रम है जी, उनके बिहाफ में स्टेट्स में काम करते हैं। और एसडीएस आपने देखा है कि कैसे उन्होंने सबसे नीचे लेवल के जूनियर इंजीनियर लेवल के लोगों को ट्रेन करके टॉप लेवल के लोगों को, डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स को इतने साल लगा के उनको ट्रेन किया है। और मुझे इस बात का दुख होता है कि ये जो लास्ट माइल जो होता है ना, कि भाई अब जाके साइट पे देख लो। इनफैक्ट अब तो टीपीएस का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्डिंग को ऑन साइट जाके आप अपने कंप्लायंस फॉर्म्स भर के देखेंगे कि हाँ ये इंसुलेशन लगा के नहीं लगा, कायदे से बना के नहीं बना। होना तो ऐसे चाहिए, होना तो बिल्कुल ऐसे चाहिए, क्योंकि जब तक ये सब चीजें मॉनिटरिंग लेवल पे नहीं आएंगी बिल्कुल, और उसको वैलिडेशन नहीं होगा, तब तक ये सब चीजें एक्चुअली ट्रू सेंस में तो इम्प्लीमेंटेशन साइट पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये देखें कि हम गवर्नमेंट की तरफ से कितना एक्शन हुआ है, तो शायद मैं चौड़े होकर बोल सकता हूं कि शायद दुनिया में कोई देश नहीं है जिसने उतना एक्शन लिया हो जितना इंडिया ने। अच्छा। ग्रीन के एंगल से अगर आप देखें, आपको पता है, मुझे पता है, वी हैव द लार्जेस्ट ग्रीन बिल्डिंग फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट। राइट। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे पास मैक्सिमम ग्रीन बिल्डिंग्स हैं। अब वो रजिस्टर्ड हैं, वो रेटेड हैं, वो फाइन ट्यून में नहीं जाऊंगा, लेकिन हैं। इसका मतलब इतनी जागरूकता है हमारे देश में। बाहर कितने दोस्त हैं हमारे जो बाहर काम करते हैं, कहते हैं नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि स्टेट लेवल तक पेनिट्रेशन हो गया। हाँ, ओवरनाइट नहीं हुआ, आपने देखा है, पिछले 15 साल आपने देख लिया, 18 साल मैंने देख लिया। इतना टाइम लगता है क्योंकि इतना बड़ा देश है, लेकिन बहुत बढ़िया काम हो रहा है मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बढ़िया योगदान है। बस ये लास्ट माइल गैप मुझे लगता है ब्रिज करना बहुत आवश्यक है कि जो नॉलेज है उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल। और वहां पे भी अड़चन आती है, जैसे केरल स्टेट के साथ मुझे याद है मैंने कुछ काम किया था, जहाँ पे कई साल काम किया एक्चुअली। जब हमने रियलाइज किया कि फाइनली क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर पे बात आती है। आपने सबको ट्रेन कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि जो बनाने वाला है बिल्डिंग, उसके पास वो स्किल सेट है कि नहीं है। राइट। तो वो भी एक शायद लास्ट माइल है जो हमारे को अभी अकम्प्लिश करना रहता है, और वो कर ले तो फिर तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। बहुत कुल, आई थिंक राइट पॉइंट आपने बोला, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर मैं एजुकेटिंग द राइट पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर की टीम है, मतलब इन सब चीज़ों की जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कुछ भी ड्राइंग में लिखा हुआ है, अगर उसके जो लोग हैं उसको नहीं पता है कि साइट पे कैसे बनना है, क्या डिटेलिंग की ज़रूरत है, जो मटेरियल थिकनेस है वो एक्चुअली में इंसुलेशन की थिकनेस लेट्स से 30 mm की है या 40 mm की है, वो कैसे प्रोक्योर कर रहा है, किस बेसिस प्रोक्योर कर रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड कि शायद वो एक बड़ी बिल्डिंग के केस में देयर इज अ मैकेनिज्म, देयर आर पीपल, चाहे वो पीएमसी के लोग हों, लेकिन बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग्स जो छोटी भी हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मे बी गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए या एसडीएस को क्या काम करना चाहिए, हाउ टू मे बी इनिशिएट दैट पार्ट, ताकि जो बेस है, क्योंकि वही लोग
छोटी बिल्डिंग में काम करते हैं, फिर वो ऊपर उठ करके ऊपर आ जाएंगे, करेक्ट, वही ऊपर जा करके भी वही करते रहेंगे जो उन्होंने 10 साल सीखा है छोटी बिल्डिंग्स में। करेक्ट, करेक्ट। उस कैपेसिटी को कैसे बिल्ड कैसे किया जाए? देखिए, तरीके तो बहुत हैं, मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं पता होगा, जी। लेकिन मेरे को याद है कई साल पहले, शायद जब मैं टेरी में था इनफैक्ट, मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बढ़िया वेबसाइट मिली थी जहाँ पे छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर किए जा रहे थे ओके। फॉर द इलिटरेट अनएजुकेटेड पीपल, हाँ। बट दे वर ऑन हाउ टू बी एन इलेक्ट्रिशियन। हाँ। तो ठीक है, आपने 10वीं पास कर ली, उसके बाद हम्म। आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है। हम्म। तो और जब मैंने देखा कि उनके कोर्स करिकुलम में क्या था, तो मुझे मजा आ गया। वोकेशनल कोर्सेज, वो वोकेशनल कोर्सेज थे और बिल्कुल प्रैक्टिकल थे कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में सिखाएंगे तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मर लॉसेस पेपर पे नहीं दिखाएंगे, जाके आपको ट्रांसफॉर्मर दिखाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मर ये रहा आपके सामने, ये ऐसे लगता है, ड्राई टाइप ऐसे लगता है, ऑयल टाइप ऐसे लगता है, इसको रिपेयर करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो इट वाज वेरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। सो मुझे लगता है कि वो तो प्रीवियस रेजिम था। अब हमने स्किल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स के तहत इतने सारे एवेन्यूज खोल लिए हैं जहां पे कंपनीज, MSMEs are offering training programs, they are offering skill upgradation programs, छोटे छोटे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में आपके स्किलिंग के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर कर रहे हैं। तो अगर सोचा जाए तो इन सबको बहुत बढ़िया तरीके से टैप करके एक छोटा सा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जैसे हमने लेबलिंग स्कीम के साथ किया था कि भाई पहले ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कर लो, उसके बाद उनको आप स्प्लिंटर आउट होने दो, एंड रीजनल लेवल पे आपने खूब सारे ऐसे प्रोग्राम्स कर लिए। तो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को इस फोल्ड में इंक्लूड किया जा सकता है, जो फिर जाके जो भी चाहता है, कोई मिस्त्री हो, कोई लेबर हो, दे कैन ऑल्सो गो एंड गेट ट्रेन्ड एट देयर लेवल, और उनको एक बढ़िया सा एक सर्टिफिकेट मिल गया कि ठीक है, आपको पता है कि AAC वॉल कैसे बिल्ड करनी है, राइट? AAC वॉल में झिरी मारनी है, आपको मशीन यूज करनी पड़ेगी, उसको आप एकदम से हथौड़ी से नहीं कर सकते। तो बेसिक स्किल्स के अगर प्रोग्राम्स हमने डेवलप कर लिए, तो मुझे लगता है कि पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है और वो पिरामिड इतना बड़ा है यहाँ पे, राइट, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया है और स्किल अपग्रेडेशन भी बहुत बढ़िया है, राइट? स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट? क्योंकि उन्होंने तो अब बोला कि भैया 8वीं कक्षा के बाद जो स्किल लेने हैं लो, जो प्रैक्टिकल प्रोफेशनल स्किल्स लेने हैं लो, वापस आ जाओ, फिर से पढ़ लो, राइट? तो वो इंटीग्रेशन मुझे लगता है कि आपको बहुत एक आजादी दे रहा है कि आप पैरेलली जहां जहां आपका इंटरेस्ट है, आप वो स्किल एक्वायर करते जाएं, और उस उम्र पे इतने भी आपके स्टेक्स इतने हाई नहीं होते। तो अगर आपको कुछ ना भी पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल आप अपना बिल्कुल नया स्किल सेट एक्वायर करके वापस आ जाएं। समर्स में चाहिए एक्वायर कर लें, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चाहिए होंगे इनके लिए, लॉन्ग टर्म कोर्सेज की कोई आवश्यकता नहीं। और उससे आप सोचिए कि आप भविष्य की जो आबादी है उसको किस प्रकार आप ढाल रहे हैं। वेरी नाइस, राइट? तो हाँ, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या रिसोर्सेज के केस पे जैसे आप बता रहे कि ट्रेनिंग कोर्सेज होनी चाहिए, फैटर्निटी जो कि डिजाइन में इन्वॉल्व है या सर्विसेज में इन्वॉल्व है, उसमें ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे इतने सालों से काम चल रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एक लेवल की नॉलेज आ गई है, बट जो मेन डेवलपर लॉबी है या जो मेन जो बिल्डिंग ओनर्स हैं, उनके लेवल पे क्या क्या मिसकंसेप्शन है या भ्रांतियां हैं फॉर द ग्रीन बिल्डिंग या कोड कंप्लायंसेस के मामले में, क्योंकि वो अपने आप नहीं कुछ करते हैं, या तो उनको इंसेंटिव दिखता है तब वो करते हैं जी, और या तो फिर मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कंप्लायंस, मैंडेटरी कंप्लायंसेस उस तब करते हैं जी। कोई ऐसी एक मिसकंसेप्शन जो मुझे लगती है कि वो कॉस्ट को लेकर के हमेशा रहती है, हाउ डू यू कन्विंस देम कि भाई कॉस्ट नहीं बढ़ेगी या इतनी बढ़ेगी या कैसे होगा? हमें तो सबसे जो इसका जो सबसे सरल उत्तर है वो ये है कि हम अभी आज की डेट में तो डेवलपर्स के साथ कम काम कर भी रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है और किसी डेवलपर को और कुछ सुनने, मतलब ये दिस इज म्यूजिक टू देयर ईयर्स, अगर आपने ये बोल दिया उनको, बट विश्वास कितने लोगों कि कैपिटल कॉस्ट कम हो जाता है। नहीं, केस स्टडीज जैसे हमारी अब 17 केस स्टडीज जहां पे हम उनको दिखा देते हैं कि एनीवेयर फ्रॉम 25% to 70% कैपिटल कॉस्ट रिडक्शन आपका हो सकता है अगर कायदे से आप ग्रीन करें। और ये मुझे याद है, सबसे पहले हमने जब गृह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करे थे तो तब हमने सोचा था कि देखिए, डेवलपर्स से अगर बात करनी है तो बॉटम लाइन की बात करते हैं, राइट? जो उनको पसंद भी है, समझ भी आता है। और हमने नोटिस किया कि ऑल द वे फ्रॉम साइट प्लानिंग
टू पोस्ट ऑक्यूपेंसी, आप सब जगह पैसे सेव कर सकते हो। धीरे धीरे करके जो टोटल सम होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ऑफ कोर्स आज की डेट में जो हम काम कर रहे हैं वो हम एयर कंडीशनिंग लोड रिडक्शन पे काम कर रहे हैं, तो वहां तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक शॉट में सेविंग उनको दिख जाती है। लेकिन अब आप हैरानी इस बात की है कि अब कंज्यूमर परसेप्शन ऑल्टर करने की बात हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए किसी डेवलपर के साथ काम कर लिया, आपने बोला भैया इस कमरे का लोड 0.75 TR से ज्यादा नहीं है। अब डेवलपर भैया मैं तो 2 TR का सिस्टम लगाऊंगा, मतलब है 2 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का कंडीशनर लगाऊंगा, उससे छोटा अगर लगा दिया तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इससे बचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि डेवलपर्स के साथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स रन करना, कंज्यूमर्स को बता पाना कि अगर हम एयर कंडीशनर कम लगा रहे हैं, हमने लोड स्टडी करके लगाया है और ये आपके बिजली का बिल इम्पैक्ट करेगा अगले 50 साल तक, 60 साल तक, जब तक भी आप रह रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में, तब तक आपके जेब में ये पैसिव इनकम आए जा रही है, राइट। ये सारी बातें उनको बता पाना है ना होलिस्टिक वे, तो मुझे लगता है कि बिल्डर्स इतराएंगे नहीं इस बात से। एक और पर्सपेक्टिव जो हम लोग भी देखते हैं मार्केट में विद द डेवलपर कम्युनिटी, कि उनको लगता है कि जो कंज्यूमर है, जो उनका बायर है, वो इस तरह की रिक्वायरमेंट को एक्सप्लिसिट नहीं बोलता है कि हमें ग्रीन बिल्डिंग ही चाहिए जी। तो जब वो उसका बायर उनसे नहीं पूछता है तो वो उनको लगता है कि इफ देयर इज एन इंसेंटिव तो वो करते हैं, बिल्कुल, बट वो इम्प्लिसिट ही रहता है। लेकिन एक मैं आपको बताऊं अनुराग, मेरे एक्सपीरियंस में ये बिल्डर का नजरिया नहीं है। यहाँ मैं सीधा उंगली पॉइंट करूंगा बिल्डर के मार्केटिंग ग्रुप की, क्योंकि मैं मार्केटिंग टीम से इंटरेक्ट कर चुका हूँ और कई बार जो बड़े बिल्डर्स होते हैं उनकी मार्केटिंग टीम के जो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड होते हैं। उनको लगता है नहीं भैया जो बिकेगा वो है 32 शावर हेड क्यूबिकल और ये नहीं बिकेगा। लेकिन आपको किसने बोला ये कौन सी रियलिटी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं। okay. सर आपका एक्सपीरियंस पास्ट में था, भविष्य में क्लाइमेट चेंज है, राइट। तो थोड़ा बहुत इसको बैलेंस लेके चलें। एक तो 32 शावर हेड क्यूबिकल डजंट मेक एनी सेंस। आज के दिनों में पानी की हम लोग तंगी है, दिल्ली में आपको पता है 25% पानी की तंगी है, सही बात, और हम कह रहे हैं भैया 32 शावर हेड क्यूबिकल। तो मुझे लगता है कि बिल्डर्स का जो सोच विचार है उसको ढाला जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग टीम्स, और यहाँ मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि शायद आप और मैं मिल के MBA प्रोग्राम्स जहाँ पे रन हो रहे हैं उनको जाके थोड़ा सा आप थोड़ा इन सारी चीजों से परिचित कराएं कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, इट्स नॉट समथिंग दैट इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, राइट। नीरी है, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने अब पूरा रिसर्च निकाला है कि पहले जो दिल्ली में 2 महीने में बारिश होती थी वो अब 3 दिन में होती है। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इंटेंसिटी चेंज हो गई है, इसीलिए बाढ़ आती है, राइट। सो ये सारी चीजें लोगों को बता पाना, ताकि वो आगे जब निकले तो अंधाधुन एक्शन ना ले रहे हो कि भाई मुझे लगता है कि ये अच्छा लगेगा। तुम्हारे अच्छे लगने से क्या लेना है, तुम्हारे बच्चे जी पाएंगे कि नहीं वो ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है कि तुम्हें अच्छा क्या लगेगा। बिल्कुल नेचुरल बात तो है, नेचुरल बात है। तो वही है कि पर्सपेक्टिव शेप करने की बात है। बिल्कुल ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और थोड़ा रैपिड फायर मोड पे आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपको एक ऑप्शन को पिक करना है आउट ऑफ दीज टू। सो वन इज फर्स्ट ऑप्शन जो आपको पिक करना है कि इंडोर प्लांट्स वर्सेस आउटडोर ग्रीन स्पेसेस। व्हिच वन इज योर पिक? आउटडोर ग्रीन स्पेसेस। आउटडोर ग्रीन स्पेसेस, 100%। वेरी नाइस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग? ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ओके, और मैं बताऊंगा क्यों। अभी बता सकता हूँ। बता सकते हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट किया रोपड़ में, हमने एक बहुत मजेदार प्रोजेक्ट किया। और वो अपना दोस्त है आर्किटेक्ट्स विद डाडा पार्टनर्स, और मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई अगर तेरे को अपनी साइट सस्टेनेबल बनानी है तो सबसे पहले ग्रे वाटर का नामो निशान अपनी साइट से मिटा दे। उसने बोला इसका क्या मतलब? मैंने कहा सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, सर्फैक्टेंट्स, जस्ट एलिमिनेट देम फ्रॉम द साइट। क्योंकि हम ना पारंपरिक तौर से देश अगर हम देखें, भारत देश, हम जड़ पे काम करते हैं, हम सुपरफिशियल सिम्टम्स पे नहीं काम करते, राइट। तो जड़ पे तो ये है कि पूर्वज हमारे पानी को पूजते थे और बोलते थे ये माँ है, ये जननी है,
राइट। तो अगर माँ और जननी है तो मैं सुबह उठ के ब्रश करके थूकूंगा नहीं उसमें, राइट। और अगर थूकूंगा तो केमिकल नहीं थूकूंगा। तो उसने बोला चल भाई तेरी बात मान ली, करेंगे क्या। तो हमने क्या किया, अपने पूर्वजों से पूछा आप क्या करते थे। भैया 30 साल पहले तो ये सारा कुछ होता नहीं था। उन्होंने सारा बता दिया। दातुन तो तब भी मुश्किल है भैया, किचन में जाओ, नमक लो, नींबू निचोड़ो, थोड़ा सा अपना अदरक लिया, उसको धूप में सुखाया, उसको मिक्स कर दिया और थोड़ी चुटकी हल्दी बन गई। तो ये सारे हमने चीजें बनाए और इसका फायदा ये हुआ कि हमने वो सारा जो डिस्चार्ज वाटर होता है, एक बार ये सारा मिश्रित हो जाए पानी में और जो निकलता है नाली में से, उसको हमने टेस्ट करवा दिया, उसका हमको क्लीन चिट मिल गया। लखनऊ में लेबोरेटरी से टेस्ट कराया, दिल्ली की लेबोरेटरीज में टेस्ट कराया, टेस्टिंग बहुत महंगी पड़ी लेकिन उससे ये पता लग गया कि ये पानी प्रदूषित है ही नहीं। वेरी नाइस। तो मुझे ग्रे वाटर के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एसटीपी लगाऊं तो कौन सा लगाऊं। भैया तो एसटीपी एलिमिनेट क्यों नहीं कर देते, राइट। जड़ पे जाते हैं ना। और अगर हमारे पास जड़ का समाधान है, इको फ्रेंडली पेंट्स एंड लो वीओसी पेंट्स और एडहेसिव्स। इको फ्रेंडली पेंट्स, तो आई वुड फेवर इको फ्रेंडली पेंट्स, खास करके अब जो आईआईटी काम कर रहा है, गोबर की लेप का पेंट और बहुत कुछ ऐसे आ गए हैं, राजस्थान के आ गए, तो इस तरफ मैं जाऊंगा और उसको एलिमिनेट करूंगा। अभी यही है कि थोड़ा ड्यूरेबिलिटी का चैलेंज है, ड्यूरेबिलिटी का चैलेंज। लेकिन मुझे क्या लगता है ड्रग की, जैसे SP41 तो आपको पता ही है, बहुत बढ़िया कोड है। और मुझे याद है कि जब ये कूल रूफ की सारी बात चली थी तो हम लोग तो बताते थे कि भैया SP41 में साफ साफ लिखा हुआ है बारिश के बाद अपनी छत पे चूना लगा देना, राइट। हाँ बिल्कुल, ये ₹1 पर स्क्वायर फुट का कॉस्ट बैठेगा और हर साल लगा लो। तो एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। और अगर मैं ये भी बताऊं कि जो पश्चिम की जो विचारधारा है वो बहुत ड्यूरेबिलिटी ऑब्सेस्ड है, मृत्यु से डर लगता है। बेसिकली जो कुछ भी करना है वो अभी करना है, राइट, क्योंकि कल का हमको पता नहीं है। हम ऐसे नहीं सोचते। हमारा पूरा देश जब सोचता है तो बच्चों के बारे में सोचता है। अरे भाई अपना साइड करो, बच्चे ठीक होने चाहिए। इस स्टूडियो में भी जितनी जगह पे जो पेंट यूज हुआ है सब नेचुरल पेंट है। और वो रंग से पता लग जाता है कि बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं होंगे आपके। जैसे हमारे शेखावटी की हवेलियां थी, राइट, उसमें हल्के अर्दन टोन्स कलर्स मिलेंगे आपको, राइट। तो मुझे लगता है कि हमको कुछ चीजें हैं जैसे ड्यूरेबिलिटी, इनको हमको छोड़ देना चाहिए। नहीं, जो कुदरती चीज आपको मिलेंगी वो ड्यूरेबल नहीं होंगी, वो ऐसी होंगी कि वो सर्कुलर इकोनॉमी वाली चीजें होंगी जो आपको दोबारा किसी से करवानी पड़ेंगी, फिर वो फेड हो जाएगा। जोधपुर का जो उदाहरण है, जो नील डालते हैं और वो नील फिट जाता है, फिर धूप में वो हल्का हो जाता है, फिर अगले साल वो फिर से करते हैं, राइट। तो फॉर्चुनेटली पारंपरिक तौर से अगर देखा जाए तो ये प्रथाएं थी। गोबर का लेप हमारा हर साल में होता था घर पे, राइट। अब आप हर साल पेंट तो नहीं कर सकते, खर्चा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन लिपाई तो अभी भी कर सकते हो, खर्चा हो तो खर्चा इतना ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रथाएं शायद हमारे को वापस लाने की आवश्यकता हो, प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट, राइट। वेरी नाइस, दैट माइट मेक अ डिफरेंस। वेरी नाइस। वेजिटेटेड वॉल्स और रिफ्लेक्टिव रूफ्स। वेजिटेटेड वॉल्स हटा दूंगा मैं, बहुत काम किया है हमने इसके ऊपर। अच्छा, बहुत पानी का कंजम्पशन होता है और क्योंकि सॉइल मीडिया की डेप्थ ज्यादा नहीं होती, इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस बहुत हाई होते हैं। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि यमुना के पुल पे पूरा उन्होंने ग्रीन करना शुरू किया, मैंने उसी टाइम पे बोला था ये फेल होएगा। हाँ, और वो बिल्कुल फेल ही, पूरा फेल है। सिर्फ एक स्ट्रेच है दिल्ली में जो मैं देखता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, मोतीबाग गुरुद्वारे के सामने वाला जो स्ट्रेच है, वहां पे जितनी भी वर्टिकल ग्रीन्स हैं, उन्होंने स्पीशीज भी वो सिलेक्ट करी हैं जो सर्वाइव कर रही हैं, और ऊपर से मेरे को लगता है गुरुद्वारे ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो लोग तो बहुत ही ध्यान से उसको मेंटेनेंस का बहुत फर्क पड़ता है, सोलर एंगल का बहुत फर्क पड़ता है, डायरेक्ट सन के नीचे है कि नहीं है, राइट। और मैंने फोटोग्राफ्स ली हुई हैं चेन्नई से, बैंगलोर एक ऐसा शहर है मुझे लगता है जहाँ पे आप पौधा बाहर रख देना तो उसमें कुछ ना कुछ तो ग्रो कर ही जाएगा। कुदरती बहुत अच्छा मौसम है वहां पे। लेकिन बैंगलोर के भी जितने भी वर्टिकल ग्रीन्स हैं अंडर द फ्लाईओवर्स फेल हैं, तो आई वुड एलिमिनेट वर्टिकल ग्रीन, गो फॉर कूल रूफ। कूल रूफ के ऊपर आप कर लो, पॉटेड प्लांट लगा दो। हमारे घर पे खेती है, छत पे हमारे सीजनल वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, हफ्ते में एक बार तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है खाने के लिए। बिल्कुल हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते मेन स्ट्रीम। बिल्कुल ठीक। तो कमिंग बैक टू द नॉर्मल डिस्कशन, तो मतलब इसमें एक पर्सपेक्टिव एक और है। फॉर एग्जांपल
जैसे अभी आई थिंक बिफोर दिस रैपिड फायर यू आल्सो मेंशन्ड द क्लीन एयर, यू मेंशन्ड कि हाँ क्लीन एयर लेने का हक जो है वो सभी का है, सभी नॉट ओनली फ्यू पीपल। अब क्लीन एयर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक नया तरीके की विचारधारा आ रही है। लोगों को लगता है कि जो क्लीन एयर है हमारे यहाँ पे वो पोल्यूटेड है और उसका पीएम लेवल इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है कि लोगों को अब इंडोर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। पीपल हैव टू हैव दैट सील्ड बिल्डिंग, लेस ओपनेबल विंडोज, और जो कूलिंग की बात हो रही है वो अब डिस्ट्रिक्ट कूलिंग की बात होने लगी है, इवन द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऑल्सो। तो ऐसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, या डिस्ट्रिक्ट कूलिंग बनाई से इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक चिलर जो कि बहुत उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है हाँ। और वो बहुत सारे घरों को, बिल्डिंग्स को एक साथ कैटर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस तरीके की जो डेवलपमेंट है, सर्टेनली they will not be as large as we see the rest of the India, but still there will be some sort of, let's say, examples which will be coming up. तो उस तरीके का जो डेवलपमेंट है, मतलब वो forget about the code compliance and the green building, but लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करने वाला है। मतलब क्योंकि आप अगर इस तरह के बिल्डिंग्स बनाने लग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लेट्स से ऑलरेडी 10, 12, 14 घंटे आप उस घर में रह रहे हैं। जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो अगर आप उस घर में रह रहे हैं, इसका मतलब आपके पास में वो सिडान कार भी है, उस पर भी आपकी जो एयर कंडीशन कार है, कहीं जा रहे हैं वहां पर भी एयर कंडीशन स्पेसेस हैं। ये लाइफस्टाइल चेंज कितना हमारे जैसे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं कितना रेलेवेंट है, और लोगों को थर्मल कंफर्ट के लिए क्यों नहीं उनकी कैपेसिटी या जो लाइफ ऐसे जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसमें क्यों नहीं इन सब चीज़ों के बारे में भी और डॉन किया जा रहा है, उनकी थर्मल अडेप्टेबिलिटी और बढ़ाई जाए। मुझे लगता है बहुत सिंपल आंसर है इसका अनुराग, कि इसके पीछे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है कि नहीं हमको एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बेचना है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में हमें कंस्ट्रक्शन बंद कर देनी चाहिए। और मैं एयर पोल्यूशन के एंगल से नहीं बोल रहा, मैं कैरिंग कैपेसिटी के एंगल से बोल रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी देखूं, हम लोगों ने शायद 20-25 साल पहले उसको क्रॉस कर लिया था। चाहे उसको हम फूड के एंगल से देखें, अब ये ऑक्सीटोसिन की नौबत क्यों आई? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो साधारण तरीके, नॉर्मल तरीके से हम लोगों को सब्जियां नहीं सप्लाई कर सकते, इसीलिए उसमें केमिकल मारे जा रहे हैं। हाँ। वही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन गाय को भी दिया जा रहा है ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन उसका एनहांस्ड हो। ये सारा हमारे बच्चों में ट्रांसमिट हो रहा है। तो हम कैरिंग कैपेसिटी की हद तो बहुत पहले पार कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वही बात हो जाती है कि अब टाइम आ गया अपने आप से सच बोलने का। और मुझे लगता है कि सच से ना काफी हमारे को आजादी मिल सकती है। या तो हम बोले भाड़ में गया ये सारा कुछ, हमको धंधा करना है, राइट? तो वो भी एक सच है ना। उसके बाद मैं सोचूंगा नहीं कि अरे यार अब मैं इंडोर का क्या करूं, इंडोर एयर क्वालिटी का क्या करूं, मैं अपनी सब्जियों का क्या करूं। अब ये तो भाई ये तो डील करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग आजकल बोलते आ रहे हैं कि ये तो डेवलपमेंट का एक वो है, कोलैटरल डैमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ चलते रहते हैं। या हम बोलते हैं कि इसके बारे में कुछ करते हैं। अगर कुछ करते हैं तो ड्रास्टिक मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, राइट? जैसे आपने इंडोर एयर प्लांट्स की बात करी। अब इंडोर प्लांट्स का मिथ यूएस में बहुत पहले बस्ट हो गया था कि अगर आपको एक इंसान के ऑक्सीजन कैपेसिटी को केटर करना है तो आपको कम से कम 1500 इंडोर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे एक इंसान के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को केटर करने के लिए। प्लांट्स ऑक्सीजनेट कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे को फिल्टर लगाने पड़ेंगे, राइट? सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी डिसीजंस हैं जो हमको एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ पीपल लेनी पड़ेंगी। और यहाँ पे मैं 2 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। एक, मेरी एक सीनियर हैं उपाली नंदा, जो यूएस में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं हॉस्पिटल आर्किटेक्चर और मेडिकल आर्किटेक्चर में। अच्छा। और उनसे मेरी बात हो रही थी लॉकडाउन के दौरान। उन्होंने बोला गौरव तुम उल्टा काम कर रहे हो। यूएस में हम लोग बिल्डिंग्स को बोल रहे हैं खिड़कियां खोलो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल वेंटिलेशन एंड एयर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, खिड़कियों को बंद मत करो, आप जा रहे हो उल्टी दिशा में। वेदर स्ट्रिपिंग करो, ब्लोडोर टेस्ट करो, कुछ नहीं होना चाहिए, 0 थर्मल लीकेज। और यहाँ पे जो हमारे श्रोता हैं जो देख रहे हैं इसको, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि जेसिका ग्रीन का टेड टॉक देखें। 2 उनके टेड टॉक्स हैं।
उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, आर्किटेक्ट्स के साथ वो यूएस में काम कर रही हैं, कि जब आप एक बिल्डिंग को कंप्लीटली बंद कर देते हो तो उस बिल्डिंग में जब आप एयर माइक्रो सिस्टम को स्टडी करते हो, बिल्कुल सही, माइक्रोबायोम को, तो वहां पे आपको वो कीटाणु मिलते हैं जो आपके थूक में से निकलते हैं, और आपको वो कीटाणु मिलते हैं और बैक्टीरिया मिलते हैं जो आपकी स्किन पे से निकलते हैं। नेचुरल कुछ नहीं मिलता। लेकिन जहां आपने खिड़कियां खोल दी तो वहां पे आपको एयर माइक्रोबायोम में वो सारी चीजें मिलती हैं जो कुदरत में मिलती हैं, राइट। तो अब वो कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल इस दिशा में ना जाएं कि आप बिल्डिंग बंद कर देंगे, इसको वेदर स्ट्रिप कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है जो अच्छी बात है अनुराग, वो ये है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंटरनेट लोगों के हाथ में है। मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो, वो फेस वैल्यू पे लेने की आवश्यकता नहीं है लोगों को। लोग जाके टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत हैं, एग्जाम्पल बहुत हैं। उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इंटरनेट पे, उसको वो कॉरबोरेट कर सकते हैं, राइट। तो बस वही करने की बात है, और उसके बाद संगठित तौर पे एक नतीजे पे आने की बात है कि ये इंडस्ट्री अपनी जगह रही, राइट, लेकिन लोगों का हेल्थ और हमारे बच्चों का भविष्य वो अपनी जगह रहा, और कुछ हद तक हमारे को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी ग्रोथ की तरफ जाना होगा। अब मतलब गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव या जनरली क्या है कि जो पॉलिसी मेकर पर्सपेक्टिव है वो हमेशा नंबर्स पे चलता है। उनको लगता है कि मतलब इतने लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, रूफ नहीं है। अब इसीलिए जैसे प्रोग्राम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कि हम 12 मिलियन हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, आपने कितने सारे ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं। तो मतलब अब वो डायनेमिक्स अलग तरीके के तो हैं ही हैं, जहाँ पे लोगों को घर तो चाहिए चाहिए। एक ऐसे भी डायनेमिक्स जो आप बता रहे हैं कि हाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग पास में 2-2, 3-3 घर भी हैं ना। तो अब ये जो डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ, या पैरिटी है कि किसी के पास थोड़ा सा कम है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा है, वो एक तरीके की जो मे बी जो डेमोग्राफी डाइवर्सिटी है वो हमेशा रहेगी अनुराग। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एंगल थोड़ा सा मेरा अलग है यहाँ पे। जब हम कहते हैं ना हाउसिंग फॉर ऑल, तो हम कौन से बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं? आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है, ज्योग्राफिकल माइग्रेशन हो रहा है। अब कहाँ पे ये घर बना रहे हो और किन लोगों के लिए बना रहे हो? और आप कब बोलोगे कि ऑल को घर मिल गया है, राइट? तो यहाँ पे छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि 2008 में हुआ मेरे जीवन में कुछ, कि मुझे एक थप्पड़ पड़ा और मेरे को एहसास हुआ कि तब तक मेरी जो विजन थी लाइफ में वो ये थी कि अपना घर, अपना गाड़ी, अपना म्यूजिक सिस्टम, अपना भाई ग्रीन कार्ड मिल जाए किसी तरीके से, कनाडा चले जाएं, यूएस चले जाएं, यूएन में जॉब लग जाए। कुछ हादसा हुआ जब मेरे को रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स के साथ रहने का जो सुख है ना, वो सबको नसीब नहीं है। और उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि हाउसिंग, जब हम लोगों को बोलते हैं कि भैया सबको छत तो चाहिए, सबको तब छत चाहिए जो वो अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं। कोई माँ बाप घर नहीं बनाते अपने लिए, वो अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। उनको भी पता है कि उनका जीवन तो क्या आज है कल नहीं है। लेकिन हम सोशियोलॉजिकल इश्यूज पे फोकस नहीं करते, हम वहां फोकस करते हैं जहां सीमेंट ज्यादा बिकेगा, जहां सरिया ज्यादा बिकेगा, जहां इंडस्ट्री का फायदा होगा। हाँ, अब आपने वो बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, अनअबेटेड सेक्टर। आज अब आपने घोषित भी कर दिया कि अनअबेटेड सेक्टर्स है। अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब मतलब अब तो हमने मान लिया कि ये तो सेक्टर्स ग्रो करेंगे ही, आप कर लो जो करना है। भैया फिर वही है कि बच्चों की बात है, आप तो अपने बच्चे भेज दोगे ओवरसीज कहीं पे, कि हमारे तो यहीं रहेंगे, राइट? सो मुझे लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, संवहनीयता की बात करें, दीर्घकालिक विकास की बात करें, तो यूएन ने जो हमारे को एक मापदंड दिया था, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, तीनों पे काम करें। अगर अब ऐसा क्यों है कि मैं अभी एक बिल्डर के साथ काम कर रहा हूं और मैंने उस बिल्डर को बोला कि आप रिक्स की रिपोर्ट पढ़ो। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स ने एक रिपोर्ट निकाली है दैट द बेस्ट फॉर्म एंड द फ्यूचर ऑफ हाउसिंग इज इंटरजेनरेशनल हाउसिंग। मैं कहा भैया हमारे घर आए, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम तोड़ दिया, अब बोल रहे हो कि जो बेस्ट हाउसिंग है वो इंटरजेनरेशनल है। इंटरजेनरेशनल क्यों? क्योंकि जब बुजुर्ग छोटे बच्चों के साथ रहते हैं तो उनकी जान में जान आती है, उनको एक्साइटमेंट रहता है, उनको जीने का एक
मौका मिलता है, एक इंसेंटिव मिलता है, वो बीमार कम पड़ते हैं। छोटे बच्चों को विजडम मिलता है। बीच के जो लोग होते हैं उनको मान लीजिए पार्टी करना पड़ गया, कहीं पे जाना पड़ गया, कहीं लेट हो गए ऑफिस में, तो उनको पता है कि कोई देखरेख कर रहा है बच्चों की, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। जो एकदम जवान लोग हैं उनको गाइडेंस मिलती है दोनों की तरफ से, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने को मिलती है, वो सारी चीजें मिलती हैं। तो इंटरजेनरेशनल हाउसिंग बहुत सही चीज है और नया ज्ञान है उनके हिसाब से। हाँ, लेटेस्ट डिस्कवरी है कि नहीं। तो अब हम भी वही कर रहे हैं अपने यहाँ पे। लोगों को रियलाइज हो रहा है कि अरे हाँ यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है कि हमें जो भारतीय पारंपरिक विद्या जो है उसको हम इग्नोर कर करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो वेस्टर्न मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म, लोग पूछते हैं कि डू यू बिलीव इन कैपिटलिज्म। मैं कहा भैया मैं भारत का रहने वाला हूँ, कैपिटलिज्म हमारे खून में है। सोने की चिड़िया हम थे, रोमन एम्पायर को हमने लूटा था, उनके पास सोना नहीं बचा था, सोना सारा हमने ले लिया था, उनको हमने दिए कपड़े, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम कैपिटलिज्म नहीं समझते, लेकिन ये जो कैपिटलिज्म, प्रकृति को खत्म करो, नदियों को काला होने दो, समुद्र को खत्म होने दो, ये हमारी परंपरा नहीं है। ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी उपनिषद में लिखा है, ना रामायण में लिखा है, ना महाभारत में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। सर्वनाश होने दो, इंडस्ट्री बढ़ेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कतई नहीं है कि अगर हम इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। ये विचारधारा बदलने का समय आ गया। और सिर्फ ये नहीं कि हाँ भैया रामराज का समय आ गया है, लेकिन कायदे से करना होगा। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया बस, उसके बाद हम एस्बेस्टस की फैक्ट्री चला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा जो यूएस ने बैन कर दिया है यार, तुम लगे हुए यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक आपने छेड़ा है भाई। जैसे सोशल मे बी कंस्ट्रक्ट फॉर द सस्टेनेबिलिटी, जैसे हम लोग बात करें, है ना। तो क्योंकि अगर कम्युनिटी अगर चाह ले तो सब कुछ बना सकती है ना। वो एकता में शक्ति हम लोग बचपन में पढ़े हैं, बिल्कुल। तो अगर वो सब लोग मिल जाएं तो कि हाँ ये सब चीजें करनी है तो कर ले जाएंगे। और दूसरा एस्पेक्ट जो आपने बताया कि पेरेंट्स का जो रोल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एक बार पेरेंट्स के पास में समय है, और वो साइकिल ऐसी बना हुआ है, जब पेरेंट्स के पास समय है तो आपके पास समय नहीं है। और उस समय आपके बच्चों के लिए और पेरेंट्स के पास जो समय है, दैट कैन बी द मे बी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट। और शायद वो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे जो एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ रनिंग फॉर मोर मनी, वो उस चीज़ के लिए मतलब वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक इम्पैक्ट भी ला रहा है। भाई माइग्रेशन हो रहा है, जो फर्स्ट टीयर सिटीज़ में जो लोग आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, सेकेंड टीयर से आ रहे हैं, थर्ड टीयर से आ रहे हैं। सबको एक एस्पिरेशनल चाहत है कि हाँ उनको फैमिली के लिए ज़्यादा पैसा कमाना है। तो अब इस तरह की जो दुविधा है उस चीज़ को कैसे वो किया जाए। हम मान चलते हैं कि हमें सोशल जो कंस्ट्रक्ट है उसको इस्टेब्लिश करना है जी, कैसे, मतलब या जो रियल एस्टेट सेक्टर है, बिल्डिंग सेक्टर है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर या बिल्डिंग सेक्टर देखा तो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है इन इंडिया। हाँ। और ज़्यादा तो जो माइग्रेशन है आप देखा जाए तो जो लेबर क्लास है और इस तरह के लोग हैं, उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा है। हाँ। और सिटी लेवल पे अगर हम अर्बन स्केल पे भी देखें तो बहुत सारे ऐसे जो पॉकेट्स बनते हैं जहाँ पे आपका लगता है कि लोग ज़्यादा हैं, इंफ्रा कम है ना, क्योंकि वो रहता ही है, मतलब यू हैव मोर पीपल एंड देन यू हैव अ लेस, और इसीलिए जो पॉकेट्स बन जाती हैं दैट दिस इज चॉल एरिया, दिस इज दिस एरिया, दिस इज दैट एरिया। तो इस तरीके की जो मे बी शिफ्ट है एट द मे बी आई थिंक बिगर लेवल या पॉलिसी लेवल, उसको कैसे मतलब यू हैव मे बी आई थिंक कपल ऑफ थॉट्स हम लोग जस्ट डिलिबरेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका अगर मूलभूत अगर इसका कोई उपाय सोचा जाए तो वो शिक्षा में ही है, वो एजुकेशन में ही है। करेक्ट, बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे हम लोग कई स्कूल्स के साथ काम करते हैं और एक एक्सरसाइज के साथ हम शुरुआत करते हैं। ओके, नॉर्मली हम स्कूल स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि अच्छा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, राइट। और एक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी हमको मिलता है उसको हम भर देते हैं। तो वो कहेंगे भैया डॉक्टर, आजकल एस्ट्रोनॉट का बड़ा क्रेज चल गया है, दिल्ली के होंगे तो पॉलिटिशियन बोलेंगे, बॉम्बे के होंगे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर जरूर बोलेंगे, राइट। कोई गलती से आर्किटेक्ट बोल देगा, इंजीनियर जरूर बोलेंगे, राइट, फैशन डिजाइनर बोलेंगे। तो हम ये सारा एक बोर्ड पे भर देते हैं। फिर बीच में हम थोड़े बहुत गेम्स खेलते हैं। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द प्लेनेट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो फिर वो बोलते हैं हमारे को कम्युनिटी लिविंग चाहिए, हमारे को जॉइंट फैमिलीज चाहिए, हमारे को ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए, नेचुरल फार्मिंग चाहिए, हमारे को डिकंजेस्टेड सिटीज चाहिए, साफ पानी साफ हवा होनी चाहिए, हमारे को ऑटोमोबाइल्स कम करने हैं, हमारे को वॉकेबल सिटीज बनानी है। 2 मिनट के अंदर अंदर उनको पता लग जाता है कि इस बोर्ड और इस बोर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल। वो जो बड़े होके बनना चाहते हैं वो धरती माँ को नहीं चाहिए। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य एक ही है कि लोग देख सकें कि हम वो नहीं कर रहे जो धरती को चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है, राइट? आप वही घिसे पिटे नक्शे कदम पे चल रहे हो जो अंग्रेजों ने हमें जिस दिशा में चलाया था, राइट? तो एक तो शिक्षा, दूसरा अपने आप से सच बोल पाना। सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट नहीं है। और हमने क्या किया भैया, हमेशा विदेश के प्रेशर के अंडर आके ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी कि भाई अच्छा ऑफ फार्मिंग सीजन में हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे रोजगारी दे देंगे। आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? ऑफ फार्मिंग सीजन क्या होता है? या तो रबी होता है, या जैद होता है, या खरीफ होता है। ऑफ फार्मिंग सीजन कौन सा होता है? कब आपके खेत खाली पड़े होते हैं? गांव गए हो आप कभी? कब देखा आपने खेत खाली पड़े हुए? राइट? तो हमें देखना पड़ेगा कि जो नेचर बेस्ड प्रोफेशंस हैं, जिनको हम सस्टेनेबल प्रोफेशन बोलते हैं, उनमें हम लोगों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं ओवर टाइम, राइट? वन संरक्षण, वहीं पे रुके रहे वो, हाँ, माइग्रेट ना करें, कुछ तो उनको वहां की अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत बढ़िया। और हमें लगता है कि नहीं, अगर माइग्रेट नहीं करेंगे तो एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो एक्सपोजर से मतलब क्या है आपका, थोड़ा ये बताएं। एक्सपोजर से मतलब है कि वो मर्सिडीज खरीद पाएंगे, वो अलग है। क्योंकि मैंने महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में भी जाके किसानों के घरों के अंदर मर्सिडीज देखी है। एक्सपोजर मतलब शहरों का स्ट्रगल कैसे झेलें, हाँ, है कि नहीं? तो ये मुझे लगता है कि ये कुछ शब्द हैं जिनमें हम इन शब्दों में फंस जाते हैं। एक्सपोजर क्या मतलब है आपका? एक्सपोजर तो जब आप वाकई लोगों से पूछें कि एक्सपोजर, नहीं आप देखिए ना, आप हमारे पास क्या जीवन है आपके पास? क्या हवा, पानी, खाना क्या है आपके पास? गांव में जाके देखिए जरा, कम से कम ये तो है। सही बात है, राइट? सो और ये शॉर्ट टर्म नहीं है अनुराग। मुझे लगता है जो सबसे अहम बात है वो ये समझ पाना है कि हम जब बात करते हैं, हम कल्प में बात करते हैं, हम 5 ईयर प्लान में नहीं बात करते तुरंत। हम लोग 4,32,000 साल की बात करते हैं। अगर हमें बात वाकई करनी है, अपने धर्म अनुसार बात करनी है, तो करते हैं, युग की बात करते हैं। जब युग की बात करेंगे तो विचारधारा बदलेगी। फिर ये नहीं सोचेंगे कि अरे भैया एक्सपोजर बोले तो नाइकी या रिबॉक या जो भी, राइट? एक्सपोजर बोले तो वो जो आपके बच्चे, उनके बच्चे लेके चल सके और सस्टेन कर सके हम इसको। छोटी सी चीज सोच रहा था कल परसों कि अगर ये जो जिस स्पीड से रियल एस्टेट डेवलपमेंट चल रहा है, हमारे हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हमें लगता है कि विकास का मतलब हाईवे, राइट? अगर ये जो जर्नी है ये 50 साल पहले शुरू हो गई होती, आपको लगता है आज हमारे पास सांस लेने की जगह होती? चांस ही नहीं है। आज हमारे पास अगर खुली जगह है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज छोड़ गए। उन्होंने बोला बख्श दो, छोड़ दो खेत, छोड़ दो तालाब, नदियां दे दो, राइट? इसीलिए आज हमारे पास जो है वो है ना? बिल्कुल। तो इसको हम आगे कैसे लेके जाएं? और एक और चीज मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझ पाना, क्योंकि हमें लगता है कि वेस्ट बहुत अच्छा है। सर, सबसे बड़ा इंटरनेशनल डेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड लार्जेस्ट इंडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, उनका सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली दिल्ली का, तो मेरे को स्टैटिस्टिक मिला नहीं है, हमको ढूंढना चाहिए कि दिल्ली को चलाने का एक दिन का खर्चा कितना है। कभी सोचा है? सड़कें ठीक होनी चाहिए, पाइप साफ होनी चाहिए, सुएज लाइन चल रही होनी चाहिए, लीक नहीं होने चाहिए, क्राइम कंट्रोल में होना चाहिए, पुलिस वाले सारे खुश होने चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स काम करनी होनी चाहिए। एक दिन का खर्चा कितना है? तो न्यूयॉर्क सिटी का मिल गया मेरे को, $300 million पर डे। $300 million पर डे। और यहाँ कितना? 1,000 करोड़ एक दिन। सोच ही सकते हैं हम, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट वैल्यूज नहीं है, राइट? हमें दी नहीं गई, राइट? लेकिन सोचने की बात ये है कि ये तो, इसका मतलब ये इनहेरेंटली अनसस्टेनेबल है। आप जब तक इतना पैसा इसमें डालते नहीं रहोगे, वो सस्टेन हो ही नहीं सकता, राइट?
और तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें कि विलेज लेवल पे एक अलग एक माइक्रो इकोनॉमिक्स चलती थी, फिर शहर थोड़ा सा आगे आए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाँ दे आर सपोज टू बी एम्पावर्ड Correct. टू मे बी जनरेट देयर ओन रेवेन्यू, करेक्ट और फिर उसके बाद प्रदेश आ गए और फिर सेंटर आ गया। देखा जाए फेडरल स्ट्रक्चर बना भी उसी हिसाब से, बट जो इकोनॉमी जो विलेज लेवल पे होनी चाहिए वैसी नहीं है। नहीं और पहले के समय में अगर देखें जब वर्ण व्यवस्था का समय था तो बनता वैसे ही था, सब लोग वहीं रहते थे, हाँ बार्टर सिस्टम पे काम करते थे, बिल्कुल। पैसा नहीं भी तो तब भी चलता था, एक दूसरे को की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने सामान का आदान प्रदान करते रहते थे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा मतलब आई थिंक विषय है ये, उस पे हम ये विषय बहुत अच्छा है अनुराग, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्रियल जो हमने काडर क्रिएट किया है हाँ वो इस व्यवस्था को देख के हंसते हैं। उनको लगता है भैया आज की डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ में तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके की इम्पैक्ट बड़ी इंडस्ट्रीज पे भी पड़ रही है, जैसे हम लोग जो एसोचैम के साथ हम जो पॉडकास्ट कर रहे थे ऑन ESG, राइट, तो हमने जिंदल, मैरिको ऐसी कंपनीज के सस्टेनेबिलिटी हेड्स को इंटरव्यू किया। तो जो जिंदल वाले साहब थे वो कह रहे थे कि सर एक दिन बाई चांस बारिश एक्स्ट्रा हो जाए और हमारा प्रोग्राम डिरेल हो जाए तो आप समझ भी नहीं सकते कि कितने करोड़ों का लॉस होता है हमारे को। तो अब क्लाइमेट चेंज इज रियल फॉर अस, इट इज हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर मनी, राइट, और वी हैव टू टेक एक्शन। बिल्कुल। अभी जैसे कुछ एक दिन पहले ऐसी चर्चा हो रही थी देन इंटरनली एंड वी आल्सो वर डिस्कसिंग कि जितना फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जैसे बारिश का जो नंबर है वो ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मिलिया भैया, और नंबर ऑफ डेज जिसमें कि मैक्सिमम टेम्परेचर पीक पे पहुंच रहा है, हाँ, उसका नंबर ऑफ डेज जैसे इस बार अभी हाँ, लगभग 1 महीना था। हाँ, इन जनरल पहले के सालों में वो 10 दिन के आसपास रहता था, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। करेक्ट, बिल्कुल। उस हिसाब से जो लाइफ साइकिल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं LC एनालिसिस के थ्रू फॉर द बिल्डिंग मटेरियल्स, वो लाइफ साइकिल भी चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। मतलब वो बिल्डिंग जो है 50 साल के लिए ना हो करके हो सकता है कि 30 साल के लिए हो, ये भी हो सकता है। उसकी तो अब वो कैलकुलेशन और रिसर्च भी उस हिसाब से करनी होगी, बिल्कुल, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज है तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, और एक्सपोज मटेरियल पे ही आएगा। तो मतलब वो सब तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल, 100%। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आई एग्री एंड इन अकॉर्डेंस विद योर थॉट कि क्लाइमेट चेंज रियल है, उसके हिसाब से ही लोगों को आगे बढ़ना और चीजों को सोचना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पे मार्गदर्शन तो मुझे वही लगता है जो कि हमारा लोकल जो कल्चर है, लोकल भाषा, भोजन, भेष, भवन, भजन, जिसकी हम बात करते रह रहे हैं, इसके पीछे जो छिपा हुआ भाव है ये हमारे को देता है दिशा। नहीं तो आप अंग्रेजी भाषा के पीछे भागते रहो, आप किसी भी देश में देख लो दुनिया में, जहां अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है वहां प्राकृतिक वातावरण 0 पे बैठा हो। ये वेरीफाइबल है, आप कहीं से भी देख लीजिए। लेकिन जहां लोकल भाषाएं हैं वहां पे वन संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण, तालाबों का, नदियों का, ये सारा जो सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ रियलिटी जिसकी बात करते हैं ना हम लोग, के एक सोसाइटी इकट्ठे होके डिसाइड करती है कि हम किसको बोलेंगे रियल है, राइट। और ये जो आपने बात बोली ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिलोसॉफिकली क्लैश है ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में। जब आपने बोला ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ज्यादा मेजरेबल चीजों पे दी जाती है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मेजर जो वर्ड है वो माया से निकलता है, और ये हमारा ही देश है जो दुनिया को बोल सकता था कि भैया ये माया है। द वर्ड मेजर कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट माया। इसका मतलब अच्छा। ये ठोस नहीं है, ये वो नहीं है जो कई सालों तक चल सकता है, ये वो है जो आज कुछ है और कल कुछ हो है, टेम्पररी है, राइट। तो ये ऐसे आया और उसके बाद गायब हो गया। हमें ये सारी बातें समझना और चौड़े होके समझना और बोलना कि हम इस तरीके से सोचते हैं, ये झिझक अब हमारे में खत्म हो जानी चाहिए। हमको भी लगता है कि भैया अंग्रेजी में कोई भारी हो गया तो वही है, बोलबाला उसी का है। नहीं, सही बात है। मतलब वी हैव टू बी वेरी प्राउडली सेइंग कि भाई हमारा जो ट्रेडिशन रहे हैं, कल्चर रहे हैं, वो ये रहे हैं, और मुझे लगता है उसमें बहुत वैल्यू है, अगर हम उसको सही से इम्बाइब कर सकें, रिवाइव कर सकें और अपना सकें अपने जीवन शैली में। बिल्कुल। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करते हुए। मुझे लगता है कि एक चीज जो छूटी रह गई वो है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्वराज, बहुत सारा नाम उसके बारे में सुनते हैं, आप उसके बारे में बस थोड़ा सा बताएं कि क्या करती है,
क्या इम्पैक्ट लाने की बात करते हैं हम लोग? तो हमारा जो लंबे समय का जो उद्देश्य है वो है रिवर्सिंग माइग्रेशन। अच्छा। कि आप जितने भी हमारे जो भविष्य की पीढ़ी है वो ये जान सके कि वो जैसे भी हैं वो पूर्ण संपूर्ण परिपूर्ण हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। वेरी नाइस। राइट। और जो भी आपके कर्म हैं, कर्म अनुसार हमेशा आपके पास कुछ कमी होगी और कुछ आपके पास अधिक होगा। आप जो आशीर्वाद में आपको मिला है उसके अनुसार आगे चलें, उसको लेके आगे चलें। तो हमने डिस्कवर ये किया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ हमने बहुत काम किया है, कई प्रोग्राम्स करे हैं, लंबे छोटे करिकुलम इंटरवेंशंस, काफी कुछ प्रोग्राम्स करे हैं। आंगनवाड़ियों में हमने काम करना शुरू किया था, बस लॉकडाउन के कुछ ही महीने पहले। तो वो थोड़ा हमारा स्थगित रह गया, लेकिन वो अब धीरे धीरे फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये चीज लोगों को बता पाना कि आपकी लोकल भाषा, आप जो कपड़े पहनते आ रहे हो, राइट। अभी जैसे हमने कुछ पोस्ट बनाए थे कि इंडियन क्लोथिंग इज सपोज टू बी जीरो वेस्ट क्लोथिंग, राइट। और ये सीख कहाँ से मिली मेरे को? प्रोफेसर नारंग एंड प्रोफेसर झा फ्रॉम निफ्ट दिल्ली। अच्छा। राइट, द HODs ऑफ निफ्ट दिल्ली। उन्होंने बोला कि जब हमने कटिंग पैटर्न्स देखे, हमारे पुराने जो कपड़ों के कटिंग पैटर्न्स थे, तो वो जीरो वेस्ट कटिंग पैटर्न्स थे, कतरन में कुछ निकलता नहीं था। राइट। जबकि एक 3-piece सूट में 47% कपड़ा वेस्ट जाता है। राइट। सो ये सारी चीजें समझ पाना कि आज अगर हम सर्कुलैरिटी की बात कर रहे हैं, आज अगर हम लो कार्बन लाइफस्टाइल्स की बात कर रहे हैं, आपके पास तो उसकी कुंजी ऑलरेडी है। हाँ, पहले जानते हैं सब चीजों को ऑलरेडी। हाँ, तो और कुंजी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अब या तो आप बोल सकते हो कि नहीं ये गलत है, बाहर के लेके आओ। राइट। जैसे मुझे याद है, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए साउथ कोरिया गया था UN हैबिटेट के तहत, और फ्लाइट जा रही थी गोंगजाओ के थ्रू। अब गोंगजाओ में हमारे साथ में कुछ पंजाबी लोग बैठे हुए थे, मैं तो शुरू हो गया उनके साथ कि भैया हाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? सारे गारमेंट इंपोर्टर्स। गारमेंट बन कहाँ रहे? चीन में। वो सिंथेटिक फाइबर के जो भी बन रहे हैं। राइट। गली गली नुक्कड़ में, गांव गांव में उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं। अब उनकी रोजी रोटी चल रही है। अगर हमको चाइना से टक्कर लेनी है तो थोड़ा तो हमारे को सोचना पड़ेगा कि किस दिशा में नज करें हम लोगों को, और कैसे धीरे धीरे करके वो आत्मनिर्भरता वापस लाएं। और वो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो जो जीवन शैली जिसमें कि अटायर का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है कि नहीं, आपको हम रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब आप पैंट शर्ट पहन के आओ। राइट। वो थोड़ा हमारे को पीछे रखना पड़ेगा। पीछे रखना ही चाहिए। और भोजन अब धीरे धीरे करके वापस वही हो रहे हैं कि भैया US में बोल रहे हैं दैट इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर यू इज डॉल। डॉल क्या भाई? डॉल तो दाल है। राइट। वो उसको डॉल बोलते हैं, DALL तो डॉल हो गया। राइट। तो कहते हैं भाई बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज लेंटिल्स एंड डॉल, इंडियन डॉल सूप, जो भी बना दिया। जैसे वो बीच में वो टर्मरिक लाटे शुरू हो गए, मैं कहा हल्दी दूध अब तुम हमारे को बेचोगे, है कि नहीं? तो ये जरूरी है अनुराग कि आगे आने वाले टाइम में हम खुद की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके जाग जाएं कि भैया अमेज़न ऑस्ट्रेलिया पे खटिया $4,000 की बिक रही है। अब विचार यही है कि कौन बेच रहा है उसको। राइट। सस्टेनेबल बेड। मैं कहा सस्टेनेबल बेड है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। और हम यहाँ पे, मेरा एक दोस्त है सम्राट चौहान, तो उनका गांव पड़ता है पलवल के आगे, औरंगाबाद। तो उनके चाचा जी के लड़के के साथ बैठे हुए थे हम, तो हमने उनको बता दिया कि ये देख लो, हमने तो दिखाई दिया कि भैया ये रहा है अमेज़न पे। कहता है भैया मैं तो 15 अलग अलग किस्म की खटिया बुन सकता हूँ हाथ से। मैं कहा अब सोच लो। नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यू हैव रेज्ड। जैसे हमारे एक मित्र हैं आशीष जिंदल, उनकी एक निवाड़ का एक MSME इंडस्ट्री, निवाड़ बनाने का। निवाड़ बिल्कुल कपड़े का जो वो बनाते थे, और वो बिल्कुल डाइंग स्टेज पे थी क्योंकि उनके फादर रन करते थे। क्योंकि हर चीज के लिए वो आपको मार्केटिंग चाहिए, आज के टाइम में आपको आउटरीच का तरीका चाहिए, सेल्स का तरीका चाहिए। पुराने जमाने में वही बिकता था तो लोगों के पास में अपने आप ही रिक्वायरमेंट आती थी। अब वो मॉडल चेंज हो गया। मे बी आपके पास में स्लीप वेल और इस सब के जो रोज टीवी में देखते हैं, आपको लगता है हाँ वही बढ़िया है, आप निवाड़ छोड़ करके स्लीप वेल में शिफ्ट हो गए। बिल्कुल। तो वो चैलेंज तो आएगा ही जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। बहुत अच्छा लगा भाई, यही हमारा पॉडकास्ट था आज का।
बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे, मुझे लगता है कि जो आप काम करते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। और जो विद रिस्पेक्ट टू जो मुझे लगता है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग का है, एजुकेशन का है, ट्रेनिंग का है, सोशल कंस्ट्रक्ट का जो आपका जो तरीका है, मुझे लगता है कि बहुत यूनिक है और खूब अच्छे से काम करते रहें, यही हम सब लोगों की तरफ विश है आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।